हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ फिजिक्स क्लासेस सागर। आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12 यूनिट नंबर 8 चैप्टर नंबर 13 नाभिक का लेक्चर नंबर 9। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा क्विक समराइज कर लेते हैं। हमने अपने लेक्चर नंबर 8 में जाना था कि आखिर क्षयता दर या जिसे हम सक्रियता भी कहते हैं क्या कहलाती है। इसके लिए हमने महत्वपूर्ण व्यंजक भी किया था। वो व्यंजक था r इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और फ्रेंड्स, हर लेक्चर की ही तरह उस लेक्चर में भी आपके लिए उस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए गए थे। तो फ्रेंड्स, हमने ये भी जाना था कि सक्रियता का जो एसआई मात्रक होता है वो बैकरल होता है, जिसे सर हेनरी बैकरल के सम्मान में रखा गया है। और जो आपका रेडियो सक्रियता का व्यवहारिक या फिर प्रचलित मात्रक होता है वो क्यूरी होता है, जिसे मैरी क्यूरी नामक महिला वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में भी हम कुछ महत्वपूर्ण व्यंजकों को करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास कोई दो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो आपके पास आपके सामने जो दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कोई एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं, हम अपने पिछली क्लासों से भी डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनको काफ़ी अच्छी व्यवस्था में रखा जाता है, क्योंकि भैया रेडियो एक्टिव नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उनकी नाभिकों का कोई अस्तित्व तो होता नहीं है। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, उन्हें काफ़ी संभाल के चाक चौबंद के साथ रखा जाता है। तो मान लीजिए कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको जो ई नाम का कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ दिखाई दे रहा है। एक सेकंड में इसके 10 नाभिक टूटते हैं। हाँ भाई, जो आपके सामने ई नाम का रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसकी एक सेकंड में 10 नाभिक छत विच्छित होते हैं या फिर विखंडित होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरे प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसका नाम बी है, और एक सेकंड में इसकी 49 नाभिक टूटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों के बीच कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जो हमारे पहले प्रकार का रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसके एक सेकंड में केवल 10 नाभिक टूट रहे हैं, और जो हमारे पास दूसरे प्रकार का रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसमें एक सेकंड में 49 उसके नाभिक आपस में टूट रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आखिर मैं आपके लिए समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ से इस दुविधा को निकलने के लिए, इस दुविधा से पार पाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है अर्धायु, या फिर जिसे हम इंग्लिश की भाषा में कहते हैं हाफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर हाफ लाइफ या फिर अर्ध आयु क्या कहलाती है। मैंने जो आपको अभी समझाया वो अर्ध आयु का इंट्रो था कि आखिर हमें क्यों अर्ध आयु की आवश्यकता हुई। क्योंकि भैया हर एक जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसकी प्रत्येक सेकंड में जो नाभिक टूटते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। और हमने अपने पिछले ही लेक्चर में जाना था कि भाई प्रत्येक सेकंड में जितने भी नाभिक टूटते हैं उनकी संख्या को भी हम क्षयता दर कहते हैं, और क्षयता दर को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे ही वो हमारा टॉपिक नहीं है, उसे हमने काफ़ी डीप तरीके से कल की क्लास में डिस्कस किया था। और यदि आपने हमारा लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है तो वही इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर 8 मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक से जाकर उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के सिलसिले में अब हम समझ रहे हैं कि आखिर अर्ध आयु कहलाती क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझ लेते हैं अब कि आखिर अर्ध आयु या फिर हाफ लाइफ क्या कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी समय t बराबर 0 पर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और समय t बराबर 0 पर मतलब हमने कोई एक ऐसी व्यवस्था कर दी किसी इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को किसी एक ऐसे बॉक्स में रख दिया जहां इसकी नाभिक आपस में नहीं टूट रहे हैं। तो समय बराबर 0 यहाँ पर इस चीज को संबोधित करेगा कि भैया उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की नाभिक अभी नहीं टूट रहे हैं, फिलहाल हमने कैसे भी करके उनकी व्यवस्था बना दी। तो समय t बराबर 0 पर देखिए यहाँ पर एन नॉट क्या होगा, मतलब समय t बराबर 0 पर इसकी नाभिकों की संख्या 10 है। मतलब ये हमें इस चीज की ओर संकेत कर रहा है कि भैया जब उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की नाभिकों का टूटना स्टार्ट नहीं हुआ था तब उसके प्रारंभिक में 10 नाभिक उपस्थित थे उस रेडियोएक्टिव मटेरियल के पास। मान लीजिए फ्रेंड्स, 2 सेकंड बाद समय t इक्वल टू 2 मतलब 2 सेकंड के बाद जो आपके पास रेडियोएक्टिव पदार्थ था उसकी मटेरियल आधी हो गए, मतलब 10/2 इक्वल टू 5, मतलब जो उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की नाभिक थी वो ठीक आधी हो गए। तो फ्रेंड्स देखिए, 0 पर कितने थे, मतलब जब उनके नाभिक टूटना स्टार्ट नहीं हुए थे तो कुल नाभिकों की संख्या 10 थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ, केवल 2 ही सेकंड गुजरे, और जैसे ही हमने वो अपनी सुरक्षा हटाई जिस सुरक्षा से उसके नाभिक नहीं टूट रहे थे, तो केवल 2 सेकंड में ही उसकी नाभिक जो समय t बराबर 0 पर थी या फिर जब उसके नाभिक नहीं टूट रहे थे, और 2 सेकंड के बाद उसकी नाभिक टूटकर आधी हो गए। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अर्ध आयु या फिर हाफ लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि उस सेकंड को अर्ध आयु कहा जाता है जिस सेकंड में उस रेडियोएक्टिव मटेरियल की जो कुल नाभिक थी उन नाभिकों की संख्या आधी हो जाए। तो फ्रेंड्स,
मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर अर्ध आयु या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाफ लाइफ क्या कहलाती है। देखिए भाई, सिंपल सा फंडा है। अर्ध आयु उससे कहते हैं, देखिए अर्ध आयु किसे कहा जाता है। अर्ध आयु नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आधी उम्र हो गई हो। इसे मान लीजिए किसी बंदे की उम्र 50 साल, वैसे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम कुछ कह नहीं सकते, तो मान लीजिए ज्योतिषों ने बता दिया, कैसे भी करके हमें एक बंदे की आयु का पता चल गया कि उसकी 50 वर्ष है। जैसे ही उसने अपने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए, 25 साल का वो बंदा हो गया, तो हम कहेंगे कि भैया तुम्हारी तो आधी लाइफ हो गई है, आधी और बची है। ठीक यही इस रेडियोएक्टिव पदार्थ के साथ भी हो रहा है। देखिए, जब उसकी नाभिकों को टूटना स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसकी कुल नाभिक 10 थी, लेकिन जैसे ही समय 2 सेकंड हुआ, हमने अपनी जो व्यवस्था हटाई, तो उसकी नाभिकों की संख्या आधी हो गई। तो इस समय t बराबर 2 सेकंड को हम उस रेडियोएक्टिव पदार्थ या फिर उस रेडियोएक्टिव मटेरियल की अर्ध आयु कहेंगे। देखिए फ्रेंड, अर्ध आयु वह समय है जिसमें किसी रेडियो नाभिक, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है रेडियो नाभिक, यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक की संख्या, प्रारंभिक संख्या। देखिए मान लीजिए हमारे पास जो रेडियोएक्टिव पदार्थ था उसकी जो प्रारंभ में नाभिकों की संख्या थी, जब उसकी नाभिक नहीं टूट रही थी, वो संख्या थी n0। तो अर्धायु वह समय है जिसमें किसी रेडियो नाभिक की संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी अर्थात n0/2 रह जाए, उसकी अर्धायु कहलाती है। फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर अर्धायु कहलाती क्या है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है। यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के पास प्रारंभ में n0 नाभिक थी और किसी समय t हाफ के बाद यदि उसकी नाभिकों की संख्या n0/2 रह जाती है, तो उस टी हाफ को हम कहेंगे कि भाई टी हाफ उस पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका व्यंजक समझ लेते हैं कि आखिर अर्ध आयु के लिए व्यंजक बोर्ड वाले कैसे पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अर्ध आयु और अर्धायु के लिए व्यंजक दोनों ही बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी सीरीज में हम जितने भी डेरिवेशंस को पढ़ रहे हैं, इन डेरिवेशंस को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे डेरिवेशन, सारे व्यंजक छोटे छोटे हैं, आसान हैं और आप आसानी से उन्हें समझ भी सकते हैं, तो आपको इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, व्यंजक में हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियो नाभिक की क्षयता दर के नियम से। हाँ फ्रेंड्स, देखिए हमने अपने लेक्चर नंबर 7 में जाना था कि रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम या फिर चरघातांकी रूप क्या कहलाता है। वो होता है n = n0 e⁻⁻ देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस क्लास के पहले केवल 2 ही डेरिवेशंस को किया है। पहला डेरिवेशन था कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का चरघातांकी नियम क्या होता है। वो होता है n = n0 e⁻⁻t। फ्रेंड्स, हमने अपने लेक्चर नंबर 8 में जाना था कि किसी पदार्थ की क्षयता दर या फिर जिसे हम सक्रियता भी कहते हैं, उसके लिए व्यंजक क्या होता है। फ्रेंड्स, उसके लिए व्यंजक कुछ इसी के जैसा मिलता जुलता था, बस यहाँ पर था r = r0 e⁻⁻t। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी यदि आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि उन लेक्चर्स के ही बाद आपको हमारी ये क्लास समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक जैसे ही आप वो डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, डेरिवेशन को समझ लेते हैं, क्लास देख लेते हैं, तो आपको भैया एट द एंड फाइनल उसका जो डिसीजन होगा, फाइनल जो आंसर आने वाला है, वो तो याद हो ही जाएगा। और अब जब हम अर्धायु का डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें उस फाइनल रिजल्ट की आवश्यकता हो गई, तो हमने लिख लिया n = n0 e⁻⁻t। फ्रेंड्स, यदि इस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देखें। चलिए फिलहाल हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है कि इस n0 को LHS में n के अपॉन में भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे इंटू में था तो हो गया n/n0 e⁻⁻t। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा हमने यहाँ पर पक्षांतर किया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगुणक लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखना बेहद जरूरी होगा कि आप किस प्रकार का लघुगुणक ले रहे हैं, क्योंकि यदि हम बात करें एज अ 12th के स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए, हाँ मैं आपसे कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि लघुगुणक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक लघुगुणक और एक होता है सामान्य लघुगुणक। यहाँ पर हमें दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगुणक लेना है। तो फ्रेंड्स, हम लिख देंगे n/n0 = e⁻⁻t। अब हमें दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगुणक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक लघुगुणक को कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। प्राकृतिक लघुगुणक की जो बेस में होता है वो e होता है और सामान्य लघुगुणक की बेस में 10 होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगुणक ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़े से चेंजेस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो करते हुए लिखा रहने दिया है log 20e n/n0। लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि log m⁴n का फॉर्मूला होता है n log m। तो फ्रेंड्स, बस वही फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है e⁻⁻t, तो हम e⁻⁻t को आगे भेज देंगे, तो लिख दिया भैया इक्वल टू
माइनस लैम्डा टी, और फिर ये देखिए चूंकि यहाँ पर ई ही बचेगा तो हमने यहाँ लिख दिया है लॉग बेस ई। बस देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हमें देखिए फ्रेंड्स केवल हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला ही लगाना था, इस फॉर्मूले के कारण हमने माइनस लैम्डा टी को यहाँ पर आगे भेज दिया और बाकी यथावत लिखा नहीं दिया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एलएचएस में तो यथावत ही लिखा रहेगा लॉग बेस ई एन अपॉन एन नॉट, लेकिन फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए माइनस लैम्डा इंटू टी तो हमने लिख ही दिया है, लेकिन लॉग बेस ई का मान होता है 1। हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको अभी तक मालूम नहीं है कि लॉग ई का मान 1 होता है तो इस कारण से आप यहाँ से याद कर लीजिए कि भाई इस फॉर्मूले का मान 1 होता है। जब हम इसका यहाँ एक में गुणा करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो इस कारण से हमने उसको यथावत लिखा नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में टी इक्वल टू टी हाफ रखना है। टी हाफ यहाँ पर होगी उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटीरियल की अर्ध आयु, और n इक्वल टू रखना है n नॉट बाई 2। देखिए फ्रेंड्स आखिर हम क्यों इन वैल्यूज को इस समीकरण में रख रहे हैं, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि देखिए फ्रेंड्स हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करनी है अर्ध आयु क्या होगी, मतलब उस पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव मटेरियल की अर्ध आयु क्या होने वाली है। तो हम उसे ज्ञात करने के लिए टी की जगह रख देंगे टी हाफ, और देखिए एन का मतलब क्या होगा, जब टी हाफ मतलब क्या होता है, अर्ध आयु होती है। अर्ध आयु मतलब क्या कहलाती है कि भैया उस पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव मटेरियल में जो प्रारंभ में नाभिक की संख्या थी वो ठीक प्रारंभ में नाभिक की संख्या की आधी हो जाए, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। तो इस कारण से हमने यहाँ एन की वैल्यू रखी है एन नॉट बाई 2, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स टी इक्वल टू टी हाफ पर नाभिकों की संख्या प्रारंभ में नाभिकों की संख्या आधी ही होने वाली है, तो इस कारण से हमने यहाँ पर n इक्वल टू एन नॉट बाई 2 रखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हम इन वैल्यूज को इस पर्टिकुलर समीकरण में रख देंगे तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके 4 अंक भी बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे यदि ये क्वेश्चन आता है। तो वैसे इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, यकीन रखिए रोहित सर बोल रहे हैं। तो देखिए भैया हमने यहाँ पर रख दिया है, देखिए भाई हमें n की जगह क्या रखना था, n नॉट बाई 2, तो इस कारण से हमने यहाँ n की जगह रख दिया है n नॉट बाई 2, और RHS में क्या किया है कि माइनस लैम्डा तो लिख ही दिया है, और t की जगह क्या रखना है, हमें t की जगह रखना है t हाफ। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्या होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए इस n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा भैया, कैसे, देखिए यदि आप हर की बात करें तो n नॉट अपॉन 1 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से आगे अब हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए LHS में लिखा रहेगा लॉग बेस ई 1 बाई 2, देखिए अपॉन में यहाँ कैंसिल होने के बाद 1 ही बचेगा, जब हम 1 बाई 2 में 1 का भाग देंगे तो 1 बाई 2 ही मिलने वाला है, तो इस कारण से हमने लिख दिया है लॉग बेस ई 1 बाई 2। देखिए फ्रेंड्स आपको सिर्फ खास यहाँ यही समझना है कि भैया एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, जब एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो आपको जो ऊपर बचेगा वो 1 बाई 2 बचेगा। जैसे ही 1 बाई 2 बचेगा तो आप लिख सकते हैं लॉग बेस ई 1 बाई 2, RHS में यथावत रहेगा माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ, क्या आपसे कहने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए LHS में हमने लिख दिया है लॉग बेस ई 1 बाई 2 को यदि हम सिंपल तरीके से लिखें तो आधा मतलब 0.5, और RHS में लिख दिया हमने माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। देखिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपके लिए आपकी तसल्ली के लिए ले चलता हूँ मेरे कंप्यूटर के कैलकुलेटर में। देखिए फ्रेंड्स आपके स्क्रीन के सामने आ गया है साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब हमें नेचुरल लॉग निकालना है, किस चीज़ का भी, हमें नेचुरल लॉग निकालना है 0.5 का। तो एक बार फिर से कैलकुलेटर आ गया है। देखिए फ्रेंड्स नेचुरल लॉग को कुछ ln से दर्शाते हैं, हाँ क्योंकि हमने यहाँ बेस ई से भी दर्शाते हैं और अधिकांशतः आप नेचुरल लॉग को ln से भी दर्शाते हैं, तो हमें 0.5 का नेचुरल लॉग चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स नेचुरल लॉग की वैल्यू कितनी आ रही है, नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 की वैल्यू आ रही है माइनस 0.693। हाँ फ्रेंड्स हमें केवल 3 ही डिजिट लेने हैं, क्योंकि ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो हमें गणना करके बहुत सी वैल्यू दे दी है, लेकिन आप ध्यान रखिए आपको यहाँ से याद कर लेना है कि भाई देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको याद कर लेना है कि नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 या नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 का मान होता है माइनस 0.693। आपको केवल यहाँ 3 डिजिट तक ही याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर चला गया है लेकिन वैल्यू नहीं गई है, वैल्यू आपकी माइंड में छप गई हैं, आपको याद होनी चाहिए। देखिए RHS में तो हमने यथावत ही लिख दिया है माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ, लेकिन यहाँ पर हमने LHS में क्या किया है, हमने इसकी वैल्यू रख दी है। फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि आखिर कैसे नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 की वैल्यू होती है माइनस 0.693। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होने वाला है, बच्चा जानता है कि भाई दोनों पक्षों की माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अब बचेगा 0.693 इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ। देखिए अब यहाँ पर हमने कुछ पक्षांतर किया है, आपको पक्षांतर समझने की भर देर है। देखिए
यहाँ पे हमने टी हाफ को मान लीजिए यही लिखा रहने दिया, इस लैम्डा को इस 0.693 के अपॉन में भेज दिया है, तो हमें टी हाफ की जो वैल्यू मिली है वो मिली है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा डेरिवेशन होता है कंप्लीट। यही अर्ध आयु के लिए व्यंजक होता है। यदि आपसे कोई पूछे वैसे फ्रेंड्स, जो कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आने हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्ध आयु का फॉर्मूला या फिर सूत्र क्या होता है, तो आपको यही से इसका एट द एंड फाइनल रिजल्ट याद कर लेना है, वो है टी हाफ या अर्ध आयु बराबर होती है 0.693 अपॉन लैम्डा की। फ्रेंड्स, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। आप लिख सकते हैं कि यही अभिष्ट व्यंजक है। और मैं आपको सजेशन देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि लास्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ इनकी प्रशंसा भी कर देनी है। आपको लिख देना है कि जहाँ टी हाफ होगी उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु, और यहाँ आपको लिख देना है कि लैम्डा होगा चयांक, विघटन स्थिरांक, या फिर इसे हम सामान्य शब्दों में स्थिरांक भी कह सकते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफाइन भी कर देना है, और यहाँ हमारा डेरिवेशन होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर अर्ध आयु का व्यंजक कितना आसान है, कितना सरल है। बस यहाँ पर खास क्या बात है, आपको सिर्फ लॉग के कुछ छोटे से फॉर्मूले याद रख लेने हैं, और आपको लास्ट में याद कर लेना है कि भाई नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 या नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है -0.693। मैंने अभी आपको कैलकुलेटर से निकाल के बताया। ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है। कभी कभी अर्ध आयु के साथ में खींचा चला आता है, वो बोल देते हैं 4 अंकों में कि भैया अर्ध आयु समझाइए, और अर्ध आयु के साथ में औसत आयु समझा दीजिए। तो औसत आयु को आप बोल सकते हैं इंग्लिश में एवरेज एज। और देखिए फ्रेंड्स, काफी सिंपल सा फंडा है, काफी आसान है। औसत आयु क्या कहलाती है? औसत आयु विघटन स्थिरांक, जी हाँ, ये वही विघटन स्थिरांक है जिसे आप 6 अंक बोलते हैं, 6 स्थिरांक बोलते हैं। मतलब यहाँ पर वो लैम्डा की बात कर रहे हैं। आप एक नियतांक को 1000 नाम से बोल सकते हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहा जाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। भैया इतना आसान है कि क्या होता है औसत आयु क्या कहलाती है? औसत आयु केवल आपकी जो 6 स्थिरांक या फिर विघटन स्थिरांक होता है उसकी व्युत्क्रम होती है, और औसत आयु को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर होगा 1 अपॉन लैम्डा। इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। देखिए फ्रेंड्स, इसका काफी आसान सा डेरिवेशन है, काफी छोटा डेरिवेशन है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और काफी आसान है। चूंकि हम जानते हैं कि अर्धायु, देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि आखिर अर्धायु का फॉर्मूला क्या होता है। इतने जल्दी आपको नहीं भूलना है, तो भाई अभी से भूल जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे? अर्धायु का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर कुछ कलाकारी करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो RHS में लैम्डा लिखा हुआ था इसको भेज दिया हमने LHS में, चूंकि यहाँ पे भाग में था तो यहाँ पर गुणा में हो गया। इस टी हाफ को हमने भेज दिया 0.693 के अपॉन में। तो फ्रेंड्स, हमें लैम्डा की जो वैल्यू मिली है वो है लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 में लैम्डा का मान रख रहे हैं और कुछ नहीं करना है। तो समीकरण 1 में हमें लैम्डा की वैल्यू रखनी है। लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ही ली है। समीकरण 1 में टाउ बराबर होगा टाउ इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली थी? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो बस हमने वो ठीक वैल्यू यहाँ पर रख दी, 0.693 अपॉन टी हाफ। चलिए अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। टाउ इक्वल टू, देखिए जो आपका टी हाफ है वो चक के ऊपर पहुंच जाएगा, और जो 0.693 है वो नीचे हो जाएगा। तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू टी हाफ 0.693। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पॉइंट लगाना नहीं भूला है, तो टाउ की वैल्यू जो मिल जाएगी वो हो जाएगी टाउ इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू 0.693। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बस आपको क्या करना है कि यहाँ की 0.693 को यहाँ LHS में पक्षांतर कर देना है। चूंकि यहाँ पे भाग में था तो यहाँ आके वो गुणा में हो जाएगी, और आपको जो एट द एंड फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है वो होगा टी हाफ इक्वल टू टाउ इंटू 0.693। बस फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा औसत आयु का व्यंजक होता है वो होता है कंप्लीट। देखिए कितना आसान सा, एक ही स्लाइड कंप्लीट तरीके से नहीं भरे गए। देखिए औसत आयु तो काफ़ी आसान सा व्यंजक है, काफ़ी आसान है, आपको याद भी कर लेना है कि टी हाफ होता है टी हाफ इक्वल टू टाउ इंटू 0.693। लास्ट में आपको थोड़ी सी इनकी प्रशंसा भी कर देनी है कि जहाँ टी हाफ होगी उस पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु, टाउ होगा उस पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु। और बस ये तो भाई नियतांक है, इसकी कोई परिभाषा या फिर इसकी कोई भी व्याख्या आपको नहीं करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आने हैं, तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि भैया बताइए कि औसत आयु और आपकी अर्ध आयु में क्या संबंध होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो औसत आयु होती है आपकी, यदि हम औसत आयु में 0.693 का गुणा कर दें तो हमें अर्ध आयु मिल जाती है। मतलब आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपली फॉर्मूला याद रख लेना है। वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में। आपको औसत आयु का व्यंजक तो आप तैयार करेंगे, तो जैसे ही आप औसत आयु का व्यंजक तैयार करेंगे तो आपको इस संबंध भी याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
आम के आम और गुठलियों के दाम कहावत सिद्ध हो रही है कि आप 4 अंक का एक डेरिवेशन तो कंप्लीट कर ही रहे हैं और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।